आज यूथ टॉक्स बिहार के इस शो में आए हुए हमारे गेस्ट MICT विदार्थ टेक के डायरेक्टर सर अरशद अली सर का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आया हूँ और बुलाया गया हूँ यूथ टॉक बिहार के तरफ से, उसका मैं शुक्रिया तहे दिल से करता हूँ। और देखिए आगे मैं जैसा हूँ यहाँ पर इनकी वजह से। सर आपको हमने इस शो में आमंत्रित इसलिए किया हूँ कि 10वीं बोर्ड और 12th बोर्ड की सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि आज के डेट में 10th के बच्चे और 12th बोर्ड के बच्चे CBSE बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हों या ICSE बोर्ड के हों, तीनों बोर्ड के बच्चे और एग्जामिनेशन को लेकर उनके जो पढ़ती है थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न्स आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर आप कंप्यूटर फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं और हैं भी सर, तो मैं आपसे पहला प्रश्न रहेगा कि बच्चों को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पहले ज़रूरी है या फिर एडवांस, जो बच्चे अभी 10th देने जा रहे हैं तो उनको आपकी क्या राय रहेगी, जो क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा बोर्ड में? देखिए जैसा कि बोर्ड में, अगर सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बिहार बोर्ड में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई पेपर है नहीं, ऑप्शनल में है और ज़्यादातर बच्चे लोग नहीं के बराबर लेते हैं। जी और CBSE बोर्ड में है हाँ, CBSE बोर्ड में, और ICSE बोर्ड में। ICSE बोर्ड में है और ये एक अच्छे सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन ज़्यादातर इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि टीचर लोगों के थ्रू ये बताया जाता है कि मेन जो सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, उस पर फोकस करो, कंप्यूटर पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग 80% स्टूडेंट है तो मैथ ले लेते हैं या कोई अदर सब्जेक्ट को ले लेते हैं, कंप्यूटर नहीं लेते हैं। लेकिन चूंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी का दौर है जी और जी, कंप्यूटर को छोड़कर चलना बहुत मुश्किल है। अभी तो AI भी आ चुका है। हाँ, तो इसलिए आज के डेट में क्या है कि कंप्यूटर का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो जितना भी बिहार बोर्ड का तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन CBSE बोर्ड के बच्चे लोग काफी अवेयर होते हैं, तो उनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट यानी बेसिक के जो नॉलेज है ना, वो पूरी तरह से क्लियर होते हैं। लेकिन अब रहा, वो तो बेसिक नॉलेज है, जस्ट लाइक नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए, सिर्फ नॉलेज है हाँ, क्योंकि जो कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है हाँ सिर्फ। ऑपरेट कर सकता जैसे है। कि इनको एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो उनको स्ट्रेस से बचाव के लिए पेरेंट्स का भी दबाव होता है कि पढ़ो पढ़ो, तो उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? पेरेंट्स के क्या आपका राय रहेगा कि पेरेंट्स को क्या, बच्चों को क्या देना बताना चाहिए, किस तरीके से उतना स्ट्रेस बच्चे लिए रहते हैं? देखिए बच्चे को तो स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि अभी शुरुआत होता है, करियर का स्टार्टिंग होता है और जी पहले पड़ाव पे कदम रखते हैं, तो क्या होता है कि स्कूल से बाहर का जो एग्जाम का माहौल होता है वो उसके दिमाग में स्ट्रेस ला जी देता जी, है। एक्चुअली में उसको तो आदत होती है कि स्कूल के अंदर में ही एग्जाम हुआ है आज तक के, और अब क्या है कि 10th आ गया है, बोर्ड आ गया है, तो उसमें अभी स्कूल से बाहर निकलना है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस आना तो लाजमी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के डेट में जो बच्चे लोगों को, क्या ज़्यादातर पेरेंट्स की वजह से स्ट्रेस में आते हैं। पेरेंट्स का दिमाग मतलब बच्चे लोगों की तरफ ये बताना होता है कि भाई बेटा तुम टॉप करना है। टॉप का मतलब होता है 95, 98 और 99%। अक्सर ये देखा गया है कि पेरेंट्स दूसरे बच्चों के तुलना करते अपने बच्चों का। हाँ बिल्कुल। हमारे जो फ्रेंड्स थे उसके 99 परसेंटेज आए, तुम्हारे जो है कि 70 परसेंटेज है, तो इसको आप किस तरह से देखना चाहते हैं कि पेरेंट्स इस पे कैसे बच्चों को दबाव नहीं बनाए? देखिए एक्चुअली में क्या है कि मार्केट जो है कंपटीशन का है, जी और माता पिता जो सोचते हैं उनको लगता है कि मेरा बच्चा अगर आज पिछड़ जाता है, आज अगर टॉप नहीं करता है, तो कल के डेट में पिछड़ जाएगा। तो कहाँ शुरुआत कहाँ से होता है? तो शुरुआत हमारे आसपास के पड़ोस से स्टार्ट होता है। क्या होता है कि जब बच्चे एक दूसरे को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनना भी चाहते हैं, लेकिन बनने की कोशिश में अगर ये हो कि कंपेयर होना स्टार्ट हो जाए, जिस तरह पांचों उंगली एक जैसा एक साइज है और एक काम के लिए नहीं बना है, उसी तरह हर इंसान की जो
खूबी होती है, काबिलियत होती है, वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो उस काबिलियत के अकॉर्डिंग ही बच्चे को सजेशन देना चाहिए। तो कंपेयर करने से क्या होता है, बच्चा अगर उसको मैथ अच्छा नहीं लगता और जबरदस्ती अब मैथ में बोलते हैं कि आप टॉप करो, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा ना। जी तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। और उसको बच्चे के अंदर में जो खूबी है, जो जो बेस्ट सब्जेक्ट उसका है, उसको दे ध्यान में रख के उसके अंदर के क्षमताओं को निखारने के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसा होता भी है, कुछ बच्चे हर सारे सब्जेक्ट में अच्छे भी होते हैं और कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं। लेकिन चूंकि मैट्रिक का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, चाहे वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, सभी मेजर सब्जेक्ट में उनको अच्छा करना होता है। अब रहा कंपेयर जो होता है ना, ये कंपेयर किसी ना किसी तरीके से बच्चे के मानसिकता पे बेहद बुरा असर करता पे है। हेल्थ पे जो है क्या असर पड़ता है, अच्छे से खाना नहीं ले पाते हैं उन्हों बच्चे, जो है कि अच्छे से नींद नहीं पूरा कर पाते हैं। मिनिमम बच्चों को कितना देर सोना चाहिए देखिए बच्चे एग्जाम टाइम? बच्चे लोगों को देखिए एग्जाम के टाइम में सोने का कोई टाइम नहीं होता। सोने का एक एवरेज जो, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो सोने का टाइम होता है 6 से 8 घंटा मिनिमम मिनिमम, या मैक्सिमम जो क्या है स्टूडेंट को मिनिमम कम से कम 6 से 7 घंटा सोना चाहिए। सोना चाहिए। अब इससे क्या होता है कि उसको स्ट्रेस फ्री भी तो रहना है। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए सोना भी तो जरूरी है। अगर सोएंगे, भरपूर नींद अगर आएगी, तो इससे क्या फायदा होगा कि उसको क्वेश्चन क्लियर करने में ज्यादा आसानी होगा, स्ट्रेस से दूर रहेंगे। और क्या होगा कि कभी भी जो माइंड जो होगा शार्प रहेगा, तो कोई भी जो क्वेश्चन होगा वो आसानी से समझ में आ सकेगा, वो उसको अच्छे से सॉल्व करने की क्षमता बढ़ेगी। ये चीज जी होती जी। है। लेकिन अगर बच्चे को नींद नहीं आएगी, सोएगा नहीं, तो क्या होगा, मानसिक टेंशन में रहेगा। और टेंशन में रहने से क्या होगा कि उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जब बच्चे का मन नहीं लगेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये सब चीज पे पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए, ये सब चीज पे ध्यान देना चाहिए। आज के डेट में बच्चे जो है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट को उतना तवज्जो नहीं देते हैं, तो क्या ये बोर्ड में ध्यान नहीं देना फ्यूचर में आगे करियर में कुछ इसका नुकसान हो सकता है सर? देखिए अब यहाँ पर जहाँ क्योंकि तक, अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रहा है हाँ, और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है और एक ऐसा बन चुका है अभी की डेट में कि मोबाइल भी एक हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं सब कुछ टेक्नोलॉजी से चल रहा है। अभी एआई आ रहा है, तो क्या बच्चों को अभी से कंप्यूटर पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं? देखिए मेरा पर्सनल थॉट है कि बच्चे को अगर कंप्यूटर से अवेयर कराना हो, बेसिक नॉलेज देना हो, तो उसका कोई एज नहीं होता, उसका कोई भी एज नहीं होता है। किसी भी एज में बच्चे को बेसिक नॉलेज दिया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक प्रोफेशनल नॉलेज की बात है, मैं चाहूँगा कि बच्चे जिस टाइम अपने प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, जैसे जस्ट लाइक अगर देखा जाए तो मैट्रिक इंटर के बाद कुछ बच्चे मैट्रिक के टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं, और कुछ बच्चे जो हों जिनको लगे कि नहीं, अगर इंटर हो गया है, इंटर के बाद भी इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक नॉलेज की जहाँ तक बात हो, तो उस बेसिक नॉलेज की शुरुआत कभी भी किए जा सकते हैं। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में आप अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड 1 से ही कंप्यूटर क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से लेकर के मैट्रिक तक आता है ना बच्चा, तो एक वेब डेवलपर बन जाता है, वेब सॉफ्टवेयर, डेवलपर हाँ, में सॉफ्ट भरपूर सिलेबस का इस्तेमाल करे तो। क्योंकि उस कोर्स में अगर देखा जाए तो 8-9 से पाइथन और HTML का और एसक्यूएल माई एसक्यूएल का नॉलेज दिया जाता है। और इतना नॉलेज काफ़ी होता है किसी भी ऐप्स को डेवलप करने के लिए, वेबसाइट डेवलप करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चे को अच्छा नॉलेज मिलता है सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के थ्रू। मैंने जहाँ तक देखा है सिलेबस से, अगर बच्चे का देखा जाए 12th क्लास का, जी तो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के जो कंप्यूटर से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो असल में देखा जाए तो आधा बीटेक कर लेते हैं। यानी कि जितना जितना उसको जरूरत होता है एक इंजीनियर बनने में, वो सब 12th क्लास में अवेलेबल है। तो अगर कल के डेट में अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर के फील्ड में जाना चाहते हैं, जी, तो उनको काफी हेल्प मिल जाता है। उनको काफी हेल्प हाँ, मिल लेकिन जाता है। अगर जो, क्योंकि अभी हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, हमने क्या कहा, बेसिक नॉलेज एवरी स्टूडेंट को जरूरत है। लेकिन अगर कंप्यूटर कोई किसी का कोई ऑप्शन मतलब एम नहीं है कि मुझे आईटी फील्ड में जाना है, तो उसको बेसिक नॉलेज के आगे सोचने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एम बना लिया कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, जी तो एक बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि उसको अपने बेसिक सिलेबस के साथ है, यानी जो उसका 9, 10,
11 12 जो है जी, उसके साथ जोड़ के रखना चाहिए, जोड़ के कंटिन्यूस। रखना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे कि आज के डेट में अब जो है कि गवर्नमेंट का भी आ गया है आदेश कि अब सारे एफआईआर दर्ज ऑनलाइन होंगे। हम्म। तो जो कंप्यूटर नहीं जानेंगे तो कैसे ऑनलाइन एफआईआर एंट्री करेंगे? देखिए, जैसे कि ऑनलाइन एंट्री आज के डेट में कोई भी बंदा, हम आप बात करें कंप्यूटर से रिलेटेड, लेकिन कंप्यूटर का तो बेसिक नॉलेज आज के डेट में, जब बच्चा पैदा होता है 4 5 साल का होता है, उसके मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया तो समझ लीजिए कि वो आईटी इंजीनियर बन गया। उसको जो बेसिक नॉलेज होता है हो जाता है। आज के डेट में हो जाता आपको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन एप्स ऐसे ऐसे हैं, उस एप्स के माध्यम से आप कुछ भी कर सोशल सकते हैं। मीडिया के माध्यम से हाँ, बच्चे अवेयर हो गए अवेयर हैं। हो रहे हैं, तो बेसिक नॉलेज तो उनके पास ऑलरेडी आ जा रहा है। कोई अगर मान लेते हैं कहीं पे कोई तरह का केस होता है, उसको अगर एफआईआर में कन्वर्ट करके भेजना होता है, तो उसके लिए वेबसाइट पे सारी जानकारी होती है, तो इतना तो आज के बच्चे कर ही लेते हैं। हाँ, दिक्कत तो होता है पुराने लोगों को, ओल्ड जी, लोगों को, पुराने जो जो अपने लोग जो आप को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर आज का पा बच्चा तो पूरी तरह से अवेयर है। आज के। हाँ, आज के युवाओं को अवेयरनेस है। अब रहा चॉइस करना है कि हम आगे क्या करें, कंप्यूटर के फील्ड में जाएं, आईटी फील्ड में जाएं या नहीं जाएं, ये तो उनकी चॉइस है। अगर वो इस चॉइस को आगे बढ़ाते हैं तो मैं चाहूंगा कि अगर उसमें करियर के रूप में चुनना चाहते हैं तो 8 9 10 से इस फील्ड को चूज कर लें, और एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में, जैसे मेजर सब्जेक्ट को मान के चलते हैं, बिल्कुल कंप्यूटर को उस सब्जेक्ट के रूप में मान के चले। हमको लगता है कि सर आने वाले समय में आईटी सेक्टर बहुत आगे ग्रोथ करने वाला है। कर रही है, तो आज भी कर रही है। आज के डेट में आप देखिए, एज ए टीचर, आज के डेट में जब कोरोना आया था, तो उस समय के बाद अगर देखा जाए तो कोरोना के बाद से ऑनलाइन टीचिंग का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा। तो ऑनलाइन टीचिंग किस फील्ड से रिलेटेड है, अगर देखा जाए तो 99% यहाँ पे देखा जाए तो आईटी का ही रोल इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सॉफ्टवेयर कम्बिनेशन से रिलेटेड हो, हार्डवेयर से रिलेटेड हो, या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे के माध्यम से या एप्स के माध्यम से कोर्स को सेल करना हो, ये सारी चीज जो आती है वो आईटी फील्ड से रिलेटेड है। तो आईटी फील्ड तो ऐसे ही ग्रोथ हो रहा है, जी, और आगे अभी तो शुरुआत ही हुआ है, आगे तो और भी ज्यादा बढ़ेगा ना। हमारे आसपास के बहुत सारे टीचर्स हैं, एजुकेटर्स लोग हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कल के डेट में बहुत आएंगे। आ चुके हैं। तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग को आना बाकी है, तो उनको भी तो अवेयर होने की जरूरत है। तो आईटी फील्ड तो ऐसे ही ग्रोथ करेगा, फ्यूचर तो आईटी पे ही डिपेंडेबल है। तो बच्चे इस फील्ड को चॉइस करते अभी से, कंप्यूटर को लेके चलते तो आगे चल के उनको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आज के डेट में अगर देखा जाए तो कोरोना के टाइम में आईटी फील्ड वाले को जितना ग्रोथ हुआ होगा किसी दूसरे फील्ड में, दूसरे सेक्टर में नहीं हुआ। तो ये सभी हम लोग के सामने नजर में है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आज के डेट में कंप्यूटर को एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में स्टूडेंट को लेके चलना चाहिए। लेके चलना ये सिर्फ चाहिए। सीबीएसई वाले के लिए नहीं है, बल्कि अगर बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं जो कि अगर चाहते हैं कि आज के डेट में कंप्यूटर का नॉलेज हो, तो भाई उनके भी सब्जेक्ट में है, चूज कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के में कंप्यूटर पेपर है, भले अभी स्कूल में आना नहीं तो लेट। अब धीरे धीरे जो है कि सरकारी स्कूल में भी कंप्यूटर का पढ़ाई चालू हो चुका जी है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि अभी गवर्नमेंट का आया है कि हर एक स्कूल में अपना एक लैब होना चाहिए, स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। ये सारे फैसिलिटीज गवर्नमेंट स्कूल में भी दी जाने लगे। तो जाहिर सी बात है, आने वाले समय में गवर्नमेंट स्कूल में जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए कंप्यूटर भी एक अनिवार्य सब्जेक्ट हो सकता है, बन जाए तो हो सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज के बच्चों को कंप्यूटर फील्ड में आने के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में हम्म। जाते हैं तो जो पहली बार अभी 10th दे रहे हैं हम्म। तो उनमें कुछ भय बना हुआ है कि कैसे पेपर आएगा कंप्यूटर का, किस तरह के पैटर्न्स होंगे। तो उनको आप थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह के पैटर्न सवाल आते हैं, मॉडरेट आते हैं, इजी आते हैं, या फिर टफ आते हैं क्वेश्चंस। देखिए, चूंकि कंप्यूटर जो पेपर है ऑलरेडी प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों तरह का पेपर है। तो जैसा दूसरे सब्जेक्ट के साथ है, बिल्कुल कंप्यूटर के साथ भी प्रैक्टिकल है, जो कि ऑलरेडी आपके आपके मतलब अपने चॉइस पे है कि जिस तरह का आप कोर्स करते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल का अलग मार्किंग होता है और थ्योरी पेपर का अलग मार्किंग होता है। उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं। दोनों। हाँ, दोनों तरह के मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं।
कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स मीन्स कहने का मतलब है जैसे पाइथन से रिलेटेड है पाइथन। तो कुछ प्रोग्राम से रिलेटेड होगा कि ये चीज़ है, उसमें एल्गोरिदम वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन रहता है जो कि स्टूडेंट दे सकते हैं। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन को मिक्सअप किया रहता है और फाइनली जब कोर्स मतलब जो थ्योरिकल एग्जाम होता है तो उसके बाद जस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना होता है। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, कुछ वर्क दिया जाता है जिसको कंप्यूटर पे करके उसको फाइनलाइज करना है, लैब में करना होगा। तो सवाल जो है कि मीडियम ही आते हैं, कोई हाँ बहुत उतना ज्यादा बच्चे अगर बच्चों को पढ़ेंगे टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं टेंशन लेने है, की स्ट्रेस जरूरत लेने नहीं की है, जरूरत नहीं है, कोई आराम स्ट्रेस की से जरूरत नहीं है। माइंड फ्री होकर एग्जाम हॉल में जा सकते हैं और कंप्यूटर का सब्जेक्ट अपना एग्जाम अच्छे से एकदम एकदम पूरी दे तरह सकते हैं। से एकदम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और बताएं ना कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर बच्चा प्रैक्टिकल कर लिया ना तो उसका थ्योरी ऑटोमेटिक कहीं क्लियर हो जाता है, जी उसको अलग से थ्योरी करने का जरूरत ही नहीं होता है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में तो बच्चे ऑलरेडी तेज होते हैं जी और उनको क्या करना होता है, बस जो चीज किए हैं प्रैक्टिकल किए हैं उसी को थ्योरी की नोट्स के रूप में लिख देंगे, या जो भी चीज हुआ और उससे रिलेटेड मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो उसका आंसर देंगे। तो एग्जाम की तैयारी कैसे किया जाए? देखिए एग्जाम की जो तैयारी है उसको असल में इस तरह से किया जा सकता है कि सबसे पहले अगर कंप्यूटर में या किसी दूसरे भी सब्जेक्ट में अगर बच्चे को जो टफ सब्जेक्ट लगते हैं, क्योंकि अब तो टाइम ज़्यादा है भी नहीं, जी तो जो बच्चे लोग काफ़ी तैयारी भी कर चुके होंगे है ना, तो देखे ही होंगे कि आज के डेट में बच्चे लोग तैयारी तो काफ़ी पहले से, आज क्या हमेशा से ऐसा आता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो शुरू से तैयारी करते हैं। लेकिन लास्ट टाइम में मैं उन्हें ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अब चूँकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो अब ज़्यादा बोलने और समझने और करने और ज़्यादा पढ़ने का तो टाइम है नहीं, अब ये है कि रिवाइज करने का टाइम है। रिवाइज करना। हाँ रिवाइज करने का टाइम कितने है। बच्चे जो है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उनका नोट्स, जो कोचिंग जाते हैं उनका नोट्स, तो अभी बच्चे जो कंफ्यूज हैं कि हम स्कूल का नोट्स पढ़े कि कोचिंग का नोट्स पढ़े या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। लास्ट टाइम में तो मैं यही कहूंगा ना कि बच्चे लोगों को जो पिछले 2-3 साल 4 साल के अंदर में आए हुए प्रीवियस हाँ क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है उस पर रिवाइज करना चाहिए, उस और पे एक रिवीजन नोट्स को लेके चलना हाँ चाहिए। एक नोट्स को लेके चले और सब लगभग सेम रहता है, कोई अलग नहीं। नोट्स का मतलब नोट्स तो रहेंगे लेकिन उसका जो सब्जेक्ट का टॉपिक रहेगा तो एक ही रहेगा ना। उसमें अब ये देखने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं, जो भी आते क्वेश्चन आते हैं 4 से 5 साल के अंदर के ही क्वेश्चन रहते हैं। अगर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेते हैं बच्चे, उस पर फोकस कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आपका कहना है कि बच्चे सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके जाएं 4 से 5 साल का? अब भी लास्ट टाइम में ऐसे तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो वो तो पूरा कोर्स पूरा सिलेबस पढ़े होंगे, लेकिन अगर लास्ट टाइम में अगर तैयारी करना है ना तो ये कि हम लास्ट टाइम में इसको कवर कर लेंगे, तो उन बच्चों को आपका क्या रहेगा सजेशन कि वो बच्चे? उनके लिए तो सिर्फ एक ही मकसद है ना कि पास हो जाना, तो पास हो जाने के लिए तो सिर्फ इतना काफी है कि 5 साल के पिछले 5 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लें, उस पर फोकस कर लें तो उनका भी जो है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में किस किस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं? देखिए अगर मेरे इंस्टीट्यूट की पर्सनल बात करें तो मेरे इंस्टीट्यूट में बेसिक कोर्सेज जो कि आज के डेट में हर स्टूडेंट को पहले तो ज़रूरत होती है, तो बेसिक कोर्सेज जिसको डीसीए एडीसीए ये सब कोर्स कराया जाता है। लेकिन पिछले साल से हम लोगों ने कुछ कोर्स में और इंक्रीमेंट किए हैं, जैसे अगर देखा जाए जो बच्चे लोग पढ़ाई भी करना चाहते हैं और साथ साथ में पार्ट टाइम इनकम के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास एडीसीए प्लस कोर्स है, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो हम लोग कोर्स का पूरा एडीसीए का पार्ट होता है जिसमें डीसीए टैली डीटीपी ये सारे कोर्सेज होते हैं। साथ ही साथ हम लोग को आज के डेट में क्या है कि आप मार्केट में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूबल मिलता है, स्किल तो है कंप्यूटर स्किल तो है लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं है, जी तो उस कम्युनिकेशन स्किल पे हम लोग ज़्यादा फोकस किए हैं। तो हम लोग कंप्यूटर के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी साथ में उस कोर्स के साथ अटैच किए हुए हैं। ये चीज़ है। साथ ही साथ अब देखा जाए कि गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चे अगर जाते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है वो होता है टाइपिंग का, और टाइपिंग में भी हिंदी इंग्लिश ये दोनों टाइपिंग आना चाहिए। तो एडीसीए प्लस में हम लोगों का जो मेन टाइपिंग फोकस है टाइपिंग कम्युनिकेशन स्किल और पूरा एडीसीए का जितना सिलेबस होता है वो सारे को फोकस किए हैं। ये कोर्स करने के बाद स्टूडेंट उस लायक बन जाते हैं कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो दोनों जगह पे वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जी। आप बच्चे को
आगे का मार्गदर्शन देखिए बच्चे किस को तरीके से देना चाहेंगे बच्चे जो को तो बच्चे हाँ, स्ट्रेस नहीं ले? देखिए बच्चे को तो हम सीधे कहेंगे कि भाई अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है अभी के हिसाब से बच्चे अपने जो पढ़ाई के लेवल को देखते हुए अपना जो दिनचर्या है उसको संतुलित करें। संतुलित इसलिए करने के लिए अगर बच्चे खाएंगे पिएंगे नहीं, खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे, तो सेहत खराब होगी। जी। और लास्ट टाइम में सेहत खराब होने का मेन मतलब होता है उसके पढ़ाई पे असर पड़ जाना। फिजिकल फिटनेस नहीं रहेंगे फिटनेस। तो अगर फिट नहीं रहेंगे तो एग्जाम में कैसे बेहतर कर पाएंगे। तो अगर आप अच्छे बच्चे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम क्योंकि मैनेजमेंट बच्चे का टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, देखिए टाइम मैनेजमेंट तो सच्चाई है कि क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट बहुत है, सिलेबस बहुत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसी वजह से तो कंप्यूटर को लोग बहुत सारे टीचर बोलते भाई छोड़ दो अभी, तो बाद में तो देखेंगे। कंप्यूटर विषय को, सब्जेक्ट को बाद में देखने का बात होता है। तो आपकी क्या राय है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें जो कंप्यूटर भी उसमें देखिए टाइम शामिल आ मैनेजमेंट जाए? तो अब बच्चे का हमने क्या कहा कि लास्ट टाइम है तो अब टाइम मैनेजमेंट सीधा सा है फोकस कि बच्चे के पास जो भी टाइम है उस टाइम को इजी वे में जितना हो सके पहले तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए करें। दूसरा सब्जेक्ट को कैटेगरी वाइज बांट ले, जो टफ सब्जेक्ट बच्चे को लग रहा है, जो भी सब्जेक्ट चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो जी। यानी साइंस का सब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें बच्चे। जो जो मेन सब्जेक्ट है उस पे अभी थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा फोकस फोकस करें। करें क्योंकि चूंकि कंप्यूटर जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर वो मेजर सब्जेक्ट तो है नहीं तो इसलिए ज्यादा फोकस मेजर और टफ सब्जेक्ट पे करें, क्योंकि हमने क्या कहा कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल करने के बाद भी आसानी से समझ सकता है बच्चा, समझ सकता है और उसको थ्योरिकल में कन्वर्ट कर सकता है। उसको आराम से हाँ तो ऑपरेट कर इसलिए सकता बहुत है। ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता है बच्चे को। इसलिए सबसे पहले यही होगा कि मेजर सब्जेक्ट पे फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपना टाइम दें। तो इस तरह से टाइम को बेहतर तरीके से और सही समय पे खाना पीना ये सब चीज को रखे, सही समय पे सोने का जो टाइम होता है वो रखे, सही समय जागने का जो टाइम होता है तो मॉर्निंग में मैक्सिमम। उठे। हाँ बच्चे लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी के टाइम में कम से कम बहुत ज्यादा होगा लेट 11 बजे सोचें और अर्ली मॉर्निंग में उठने का कोशिश करें, क्योंकि जी। सुबह के टाइम में जो पढ़ने का जो मेन वजह होता है जो कि वक्त है शार्प सुबह, माइंड होता है, क्लीन होता है मेमोरी और फ्रेश माइंड होता है, हाँ उस फ्रेश माइंड से अगर पढ़ाई करेगा बच्चा तो उसके दिमाग में तो आएगा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। सॉल्व होगा। बिल्कुल फ्रेश होना जरूरी नहीं है। जब तक फ्रेश है, नींद क्यों चाहिए, नींद इसलिए चाहिए कि उसका माइंड फ्रेश हो, और जब माइंड फ्रेश रहेगा तो एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाएगा। तो ये जरूरी चीज है। तो सर से आज बात हुआ बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व का, आपको सर बताना था। हाँ मैं अपने बच्चों को खास तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे आज के डेट में कंप्यूटर सेक्टर में आना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में उनका मोस्ट वेलकम भी है। और मैं बच्चे लोगों को अपनी तरफ से कुछ खास तोहफा देना चाहता हूँ। जो मेरिटोरियस बच्चे हों, जो पढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वैसे बच्चे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग ने इससे साल से, ऐसे तो काफ़ी पहले भी हम लोग इस तरह का प्रोग्राम चलाए हैं, लेकिन इस साल से खास प्रोग्राम मैं चलाने जा रहा हूँ। वो है क्या कि लगभग 50 बच्चे ऐसे मैं चाहता हूं, जो 50 बच्चे हों, 25 से बीसीए के हों, 25 से टैली के बच्चे हों। ये दोनों कोर्सेज हमारे तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यानी एक नॉमिनल चार्ज लेके, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब कुछ मेंटेनेंस फीस उनको लगेंगे और उस मेंटेनेंस कॉस्ट पे उनको ये सारे कोर्सेज को सीखने का मौका मिलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो अपना लिंक हम उनको एक फॉर्म फिलअप करने का लिंक दे देंगे और आसानी से उस फॉर्म फिलअप करके अपना इन्फॉर्मेशन मुझ तक भेज सकते हैं। और उन्हीं में से मैं 50 स्टूडेंट को सिलेक्ट करूंगा जिसको हमारे इंस्टीट्यूट में फ्री में सीखने का मौका मिलेगा। तो ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो चाहे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई सी बोर्ड के बोर्ड के स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए हमारी तरफ से एक तोहफा माना जाएगा, एक सरप्राइज माना जाएगा बच्चे लोगों की मेहनत को देखते हुए। तो सर का एक इंस्टीट्यूट है MICT विजार्ड टेक, तो उसमें बच्चों को सरप्राइज देने के लिए एक फॉर्म होगा, वो मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन के नीचे होगा, आप लोग ज़रूर जाकर उसको फिल करेंगे
और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएंगे कि कैसा रहा। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।